नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। जो 11:45 पर ऊर्जा निगम के कार्यक्रम में जाएंगे सीएम धामी और सीएम धामी का है आज अभिनंदन एवं स्वागत कार्यक्रम। और उसके बाद 12:30 बजे उच्च शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। उसके बाद 5 बजे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर एक खबर है, जहां पर 11:45 पर ऊर्जा निगम के कार्यक्रम में जाएंगे सीएम धामी और सीएम धामी का है आज अभिनंदन एवं स्वागत कार्यक्रम। जिसके बाद 12:30 बजे उच्च शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक और 5 बजे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम धामी। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये खबर बताई जा रही है, जो आज 11:45 पर ऊर्जा निगम के कार्यक्रम में जाएंगे सीएम धामी और सीएम धामी का वहां पर है अभिनंदन एवं स्वागत कार्यक्रम, जिसमें 12:30 बजे उच्च शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक और 5 बजे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम धामी। खबर देहरादून से आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर ये खबर बताई जा रही है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर कौन कौन से कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? देखिए श्वेता, आज मुख्यमंत्री ऊर्जा निगम के कार्यक्रमों के द्वारा सम्मानित मुख्यमंत्री को किया जाएगा, क्योंकि ऊर्जा निगम के कार्मिकों के प्रमोशन में शिथिलता को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया था। और इससे उत्तराखंड के जो राज्य कर्मचारी हैं वो काफी प्रसन्न है। और इसी के कड़ी में ऊर्जा निगम के तीनों निगमों के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, आज वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया जाएगा। और 11:45 पर मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और वो कर्मचारियों की ओर से जो धन्यवाद होगा उनके लिए और उनका जो स्वागत होगा उसमें वो शामिल होंगे। इसके बाद उच्च शिक्षा और युवा कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। दोपहर में 12:30 बजे सचिवालय में ये कार्यक्रम होगा। और क्योंकि समय समय पर सभी विभागों की समीक्षा की जाती है, उन विभागों में कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं जो मुहैया कराई जाए और जनता के हित के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य होने हैं, वो होगा। तो इसमें उच्च शिक्षा विभाग को लेकर के एक बड़ी पहल होगी, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के और तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है, कहाँ पर क्या कमी है, उस सारे विषय पर बातचीत होगी। और इसके साथ साथ युवा कल्याण विभाग की भी समीक्षा बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक होगी वो शाम को 5 बजे होगी, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और उनको तमाम दिशा निर्देश देंगे। देखिए, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और इसके साथ साथ 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो 4 धाम यात्रा को लेकर के पुलिस प्रशासन की किस तरह से मुस्तैदी रहेगी, किस तरह से पुलिस की टीम काम करेगी, उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अधिकारियों के साथ शाम 5 बजे बैठक करेंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, जिसमें 11:45 पर ऊर्जा निगम के कार्यक्रम में जाएंगे सीएम धामी। सीएम धामी का है अभिनंदन एवं स्वागत कार्यक्रम, जिसमें 12:30 बजे उच्च शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक और 5 बजे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम धामी।
खबर पौड़ी से है, जहां नदी में गिरा सीमेंट से भरा ट्रक। जहां पाबी नदी में एक ट्रक गिरा है, जहां हादसे से हड़कंप मचा है। वह गोटद्वार से पाबो जा रहा था ये सीमेंट से लदा ट्रक, जो स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बचाया गया और गंभीर रूप से घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया है। खबर पौड़ी से आपको दिखाई जा रही है, जहां पे नदी में एक सीमेंट से भरा ट्रक गिरा है। जहां पाबो नदी में ये ट्रक गिरा है, जहां हादसे से हड़कंप मच गया है। एक बताया जा रहा है कि कोटद्वार से पाबो जा रहा था ये सीमेंट से लदा ट्रक, जहां स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बचाया गया और गंभीर रूप से घायल चालक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार की चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और बता दें कि चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है, जहां 2 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और 3 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार यात्रा की तैयारियां बहुत अच्छी तरह से की गई हैं और इसको लेकर अखाड़ा परिषद महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि चारधाम यात्रा पर इस बार यूट्यूबर पर जो रोक लगाई गई है, मैं समर्थन करता हूं और जितने भी यूट्यूबर हैं वो विरोधी हैं, ये पूजा अर्चना नहीं दिखाते, गलत प्रचार करते हैं और इनका विरोध करता हूं। वहीं रविंद्र पुरी ने आगे बताया कि हम उत्तराखंड वासियों को भी सहयोग करना चाहिए और पिछले साल सड़क टूटने के कारण यात्री फंसे रहे। जहां रविंद्र पुरी ने यह भी बताया कि चारधाम यात्रा वीवीआईपी दर्शन पर रोक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वीवीआईपी लोग जब आते हैं तो उनके अनेक काम रहते हैं और वीवीआईपी दर्शन पर रोक नहीं लगानी चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अर्चना ढींगरा लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तो अर्चना, जिस तरीके से चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है, वहीं अब बताया जा रहा है कि अक्षय तृतीया से ये चारधाम यात्रा शुरू होगी। इस संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी श्वेता की 30 तारीख को चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ जी के, जहाँ भव्य आरती और सुसज्जित मंदिरों के दर्शन लोग करते आते हैं। आपको बता दें कि यहीं पर चारधाम यात्रा के लिए पिछले साल जो सड़क टूटी हुई थी उनकी मरम्मत वगैरह भी की गई है। यहीं राष्ट्रीय मार्ग और नदी गंगा और उनके सहायक नदियों को स्वच्छ रखने के लिए भी यात्रा मार्गों पर 55 टीमें तैनात की गई हैं। श्वेता, आपको बताना चाहूंगी यहीं पर एक पंडों द्वारा एक किया गया था कि यूट्यूबर यहाँ पर इस क्षेत्र में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि यूट्यूबर भ्रामक संदेशा देते हैं और अपने सनातन धर्म का प्रचार नहीं करते। इस पर हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद रविंद्र पुरी जी ने भी अपना सहमत दिया कि यूट्यूबरों पे रोक लगाई जाए। जी श्वेता। जी अर्चना, जिस तरीके से यूट्यूबर पर रोक लगाने की बात कही गई है, उसके संबंध में किस तरीके की व्यवस्था की गई है ताकि यूट्यूबर पर रोक लगाई जा सके, और अगर रोक नहीं लग पाती है और उसके बाद भी अगर यूट्यूबर इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई को लेकर बात कही गई है? जी बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से रविंद्र पुरी जी ने बताया कि जब महाकुंभ था वहां पर इन्होंने जिन साधु संतों को दिखाना चाहिए था उनको ना दिखाकर जो नशा करते थे और जो भ्रमक फैलाते थे उनको दिखाते थे यूट्यूबर यहीं पर चारधाम यात्रा पे यूट्यूबरों पे इस तरह से रोक लगाई गई है कि मंदिर परिसर पर यूट्यूबर नहीं दिखाई देंगे। अगर कोई वीडियो या रील बनाता हुआ दिखाई देगा उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। जी श्वेता। जी बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारी संवाददाता अर्चना ढींगरा जिन्होंने बताया कि धर्मनगरी हरिद्वार की चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और उसको लेकर बता दें कि यात्रा अक्षय तृतीया के दिन शुरू होगी, जहाँ 2 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और 3 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि यूट्यूबर पर इस दौरान रोक लगाई गई है और अगर इस दौरान यूट्यूबर कोई भी रील बनाता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर विकासनगर से है, जहां नाबालिग लड़की के साथ दुराचार के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है, पर अब
पीड़ित युवती और उसके परिवार पर मामले को रफा दफा करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। दरअसल यह पूरा मामला चक्राता के मझगांव थाना चक्राता का है, जहां शिक्षक जैसे पेशे को शर्मसार करते हुए बीती 10 अप्रैल को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने खेत में काम कर रही नाबालिग युवती के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाबालिग युवती के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वही मामले में आरोपी शिक्षक और पंचायत ने जब युवती के परिवार पर समझौते का दबाव बनाया तो पीड़ित युवती ने मौत को गले लगाने का फैसला करते हुए जहर खा लिया, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण युवती की जान बच गई और अभी युवती और उसके परिजन इंसाफ की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब इस पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी संख्या में सामाजिक लोग भी सड़कों पर उतरकर पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग करने लगे हैं। फिलहाल युवती के 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुके हैं। वहीं मामले में फरार आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही पुलिस टीम ने नैनीताल बस अड्डे से आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया है। हमारे साथ ये हुआ है कि गांव में मेरी बहन के साथ गलत काम किया सर एक आदमी के द्वारा, और फिर मेरी बहन ने उसके बाद जहर खा लिया। हमने उसका इलाज दोनों हॉस्पिटल में किया सर, और उसके बाद गांव के लोग ये बोल रहे हैं कि गांव आ जाओ और हम आपका इधर ही वो करवा देते हैं समझौता। वो बोल रहे थे कि हम आपको 5 लाख दे रहे हैं। और फिर देखिए, ये जो मामला है बैठक ये बलात्कार का मामला है। एक शिक्षक द्वारा एक 18 साल की लड़की को काम पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया, और जब इस घटना को उसने अपने घर में बताया तो पहले दिन जब ये थाने में गए तो थाने वालों ने कहा कोई नहीं, हो जाएगा, रिपोर्ट कर ली जाएगी। उसके बाद इनको घर भेज दिया इनके पिता को। उसके बाद क्या हुआ कि ये मामला इन्होंने सेटल करने की कोशिश करी गांव में ही। गांव के लोगों ने, स्याणा प्रथा है जो हमारी जौनसार में चल रही है, इन लोगों ने मिलकर ने डरा धमका के इसके परिवार को, इसके माता पिता को इसे सेटल करने। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई है, जब बैठक में व्यवस्था को सुरक्षित करने पर बल दिया गया है और पुलिस ने अपराध नियंत्रण के भी कई निर्देश दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई है और इस बैठक में पुलिस महानिदेशक ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस बल के कल्याण तथा बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने पर बल दिया है। राज्य स्तरीय पुलिस समीक्षा के दौरान प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, गढ़वाल और कुमायूं रेंज प्रभारी, सभी जिलों के पुलिस प्रमुख और सभी वाहिनियों, रेलवे, एसटीएफ, एसडीआरएफ एवं अन्य विशेष इकाइयों के प्रमुख मौजूद रहे। वहीं पर पुलिस महानिदेशक ने राज्य भर में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा कर जनपदवार विवरणों का आधार पर कई निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय करते हुए थानावार समीक्षा अनिवार्य की जाए और इसके साथ ही लंबित मामलों की समीक्षा और प्राथमिकता निर्धारण कर जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं मादक पदार्थ विरोधी अभियान के सतत रूप को चलाया जाए और नशा तस्करी की रोकथाम हेतु हॉटस्पॉट चिन्हित कर नियमित चेकिंग और बड़े रैकेट्स पर संपत्ति जब्तीकरण सहित पीआईडी एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं गढ़वाल रेंज कार्यालय में स्थापित चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम को शीघ्र क्रियाशील बनाने के भी डीजीपी ने निर्देश दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय, जिस तरीके से उत्तराखंड में पुलिस अधिकारियों की ये बैठक हुई है, इस बैठक के दौरान किन किन मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं? देखिए श्वेता, पुलिस मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और खास तौर पर जो कानून व्यवस्था है उसको कैसे बनाए रखा जाए, अपराध नियंत्रण कैसे किया जाए और तकनीकी नवाचारों को लेकर के कई और निर्णय भी इस बैठक में लिए गए हैं। और देखिए, चूंकि जो जवान हमारे उत्तराखंड के हैं, पुलिस के भूतपूर्व सैनिक हैं, पैरामिलिट्री के जवान हैं, पुलिस पेंशनर हैं, उनके वेलफेयर को लेकर के यहाँ पर फोकस किया गया, यहाँ पर उसको लेकर के चर्चा की गई। इसके अलावा चूंकि डिजिटलाइजेशन करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को कि कैसे अपराध पर नियंत्रण किया जाए, साइबर अपराध पर कैसे नियंत्रण हो, इसके साथ साथ जो मादक द्रव्य को लेकर के पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है उस पर रोकथाम कैसे किया जाए,
इसको लेकर के ज्यादा महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं पुलिस महानिदेशक की ओर से। इसके साथ साथ चार धाम यात्रा भी उत्तराखंड में शुरू हो रही है। तो चार धाम यात्रा के दौरान अगले 6 महीने तक पुलिस का क्या कार्य रहेगा, पुलिस की जो टीम है वो किस तरह से मुस्तैद रहेगी, और जितने भी वहां पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी रहेंगे उनको किस तरह से उनके जो अधिकारी हैं वो दिशा निर्देश दें, क्योंकि चार धाम यात्रा में अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत जितने भी लोग आएंगे उनका स्वागत किया जाए। पुलिस के अधिकारी कहीं पर किसी भी तरह से उग्र न हो और सबसे अच्छे सौम्यता के साथ बातचीत करें, इस तरह की बात भी इस बैठक के दौरान कही गई है। और इसके अलावा जो तमाम अपराधी हैं जो वांछित हैं इस समय उत्तराखंड में, उनकी धरपकड़ के लिए खुफिया तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए और जो लंबित मामले हैं उनको प्राथमिकता के साथ उनका निर्धारण करते हुए उन मामलों की तेजी के साथ विवेचना की जाए। और इसके साथ साथ पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो कैसे फिट रहेंगे, कैसे वो तेजी से काम करेंगे, उस पर भी विशेष फोकस देने की बात कही गई है। फिट उत्तराखंड अभियान के तहत जो पुलिस कर्मियों की फिटनेस और नियमित उनके स्वास्थ्य परीक्षण पर फोकस करने की बात डीजीपी ने कहा है। तो तमाम ऐसे विषय रहे हैं जिसको लेकर के पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उसमें निर्देश दिए हैं। आज शाम को 5 बजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस की टीम को किस तरह से निर्देश देते हैं, पुलिस के अधिकारियों को क्या कहते हैं और किस तरह से आगे उनको काम करना है, उसके तहत अब वो काम करेंगे। आज एक बड़ी बैठक शाम को 5 बजे भी होगी। उससे पहले पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको अपराध नियंत्रण सहित तमाम विषयों पर दिशा निर्देश दिए हैं और उनको फिट उत्तराखंड पुलिस अभियान के तहत काम करने की बात भी कही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई है और इस बैठक को लेकर बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे एक मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों की ये बैठक हुई है और इसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। और अब खबर चमोली से है, जब 25 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर भारतीय सेना ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के ट्रैक मार्ग पर रेकी की है और इस 6 किलोमीटर की ट्रैक मार्ग पर 2 से 7 फीट बर्फ जमा है जो घांगरिया से हेमकुंड साहिब तक फैली हुई है। भारतीय सेना के 25 जवानों की पहली टुकड़ी गोविंद घाट पहुंचेगी और घांगरिया में एक दिन के लिए अनुकूलन के बाद बर्फ हटाने का काम शुरू करेगी। वहीं हेमकुंड साहिब ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन मिलकर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वहीं अटल कोटी ग्लेशियर पूरी तरीके से बर्फ से भर गया है, जिसमें 30 फीट तक बर्फ जमा है, जबकि छोटे अटल कोटी ग्लेशियर में 10 फीट बर्फ है और यह सेवा भारतीय सेना द्वारा की जाती है, जो इस कार्य को करने में गर्व महसूस करती है। वहीं ट्रस्ट के सेवादार और रसोइये भी अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का ध्यान रखने के लिए टीम के साथ जाएंगे। वहीं गोविंद घाट के पुल के गिरने की घटना के बाद विश्व भर के श्रद्धालुओं ने यात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क किया है। वहीं 30 टन क्षमता वाले वैकल्पिक पुल के निर्माण का कार्य जोरों पर है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक यह तैयार हो जाएगा। रुड़की के ज्वालापुर क्षेत्र के बाप बेटों ने रुड़की में अपनी बेटी की ससुराल पहुंचकर जमकर दबंगई दिखाई है और उन्होंने घर में घुसकर मारपीट करने के साथ ही तोड़फोड़ भी की है। इतना ही नहीं, नाबालिग बेटे और उसकी बीमार मां को भी नहीं बख्शा। वहीं बीमार व बुजुर्ग महिला को उठाकर उन्होंने बेड से नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई है। वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन हमलावर सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर तक उखाड़ ले गए। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपियों ने जिस तरह दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया है उससे साफ पता चल रहा है कि उनके दिलो दिमाग में कानून का कोई खौफ नहीं रहा। वहीं पीड़िता के साथ ये भी आसपास के लोग भी दहशत में हैं और उन्हें कानून की भाषा में कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। इस पर पुलिस कप्तान प्रवीण डोभाल ने एसपी देहात शेखर सुवाल को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामला ये था सर, ये चाचा है मेरे जो ज्वालापुर रहते हैं, वो जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी को जोर जबरदस्ती से हड़पना चाह रहे हैं। पहले भी कई बार वाकया हो चुका,
एक बार नहीं 10 बार हो चुका है वाकया। हर बार आते हैं मेरे घर में तोड़फोड़ करते हैं। अभी पीछे भी इनका 151 में चालान कटा था, ऐसी यहाँ पे आके हंगामा करा था इन्होंने। कल इसके लड़के दोनों और ये दोनों तीनों आए ऊपर आके मेरे घर पे। पहले तो आके बातचीत करी, उसके बाद जो है मेरे छोटा भाई जो नाबालिग है जिसकी 16 साल उम्र है, और माँ मेरी बीमार है, किडनी पेशेंट है, हफ्ते में 2 डायलिसिस है उनकी। देखिए, ये परसों की घटना है जिसमें जो सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में किसी घर में जो पूर्व से परिचित और रिश्तेदार भी शायद दूर के हैं वो आए थे। उनका आपस में किसी लेन देन को लेके कुछ पहले से कुछ चल रहा था। तो बताते हैं कि उस पर्टिकुलर दिन में उन्होंने वहां पर उनके साथ मारपीट करी और कुछ बदतमीजी तोड़फोड़ की घटना हुई है। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। प्रथम दृष्टया घटनाक्रम की पुष्टि हुई। खबर रुड़की से है, जहां देर रात रुड़की की मंगलौर पुलिस नहर पटरी पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक काले रंग की कार आती दिखाई दी। जो संदिग्ध लगने पर पुलिस ने इस काले रंग की क्रेटा कार को रोकने का प्रयास किया, मगर चालक ने गाड़ी को वापस मोड़कर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा, मगर बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि एक बदमाश फरार हो गया है। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। बदमाशों द्वारा पुलिस व सरकारी गाड़ी पर किए गए फायर में ड्राइवर बाल बचा है। और एसपी देहात शेखर चंद सुआल ने बताया कि उक्त बदमाश का नाम विशाल उर्फ काकू निवासी मेघा शकरपुर थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर का है, जिसके खिलाफ उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश के कई थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज है। यह भी पता चला है कि गिरफ्तार बदमाश की तलाश में उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों की पुलिस को भी तलाश थी। देखिए, मंगलौर थाना क्षेत्र का मामला है। हमारी जो थाने की पुलिस थी वो नहर पट्टी पे चेकिंग कर रही थी, तो एक बिना नंबर की क्रेटा कार को इन्होंने रोकने का प्रयास किया। वो बताते हैं रुकी नहीं और उसने भागते हुए हमारी जो सरकारी व्हीकल है उस पर फायर किया है। फ्रंट विंडो पे उसके फायर हुआ है। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर की। तो एक साथी तो गाड़ी छोड़ के भाग गया और दूसरा जो हमारे हाथे चढ़ा है इसके पैर में गोली लगी है। इसका नाम है विशाल उर्फ काकू, मुजफ्फरनगर शकरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और ऑलरेडी इस पे अभी जो प्रथम दृष्टया पता लगा है, यूपी में 4 मुकदमे हैं और 1-2 मुकदमे हमारे थाना मंगलौर में भी हैं और हमारे 307 जो हत्या के प्रयास के मामले में पिछले काफी समय से वांटेड चल रहा था। तो पैर में गोली लगी, उपचार के बाद उसको अभी हॉस्पिटल में। खबर देहरादून से है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम भी सामने आया है। इसको लेकर कांग्रेस ने विगत दिवस पर पूरे देश में ईडी दफ्तरों और सरकारी एजेंसियों के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था। और इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि यह कोई राजनीति प्रतिद्वंदता नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है और इसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है। जिसने गुनाह किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह कोई भी हो और किसी भी पार्टी का हो। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील क्षेत्र में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। गत दिनों टीट बाजार में गुलदार धमक गया, जिसको सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था। और इस घटना को अभी लोग भूले ही नहीं थे कि अब देर शाम मेला डुंगरी के पास बाइक सवारों पर गुलदार ने हमला कर दिया और इस हमले में दोनों लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं दोनों युवकों को सीएचसी बैजनाथ में उपचार के लिए भेजा गया है, जहां ग्रामीणों ने वन विभाग से घायलों को मुआवजा देने तथा गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। बाइक में जा रहे थे, वो डंगोली रोड से नीचे को आ रहे थे वो। तो उन्होंने मतलब मुझे कॉल आई कि बाघ का अटैक हुआ है, चोट लगी है। तो मैं जब आई तो मैंने देखा एक जने के तो पैरों में कट पड़ा होता, गहरा था थोड़ा, तो उसमें टाँके आए। हमने टाँके लगाए, टीटी और रेबीज़ का इंजेक्शन वगैरह लगाया। और एक और जना था, उनके पंजा लगा था उन्होंने बोला, तो बहुत बच गए वो, बाल बच गए। वो चलती बाइक में ही लगी उनको चोट ना। तो एक बाघ था, उन्होंने जो घटना बताई कि एक बाघ बड़ा था। खबर चक्राता से है, जहां इन दोनों लोक पर्व बिस्सू बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं चक्राता के थाना टानाडा में 16 अप्रैल को बिस्सू बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान
जौनसार बाबा की रहने वाली महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची और अपने बोली भाषा में और लोक गायन करते हुए लोक नृत्य किया। वहीं कई अन्य कार्यक्रम भी इस पर्व को मनाने पहुंचे लोगों के द्वारा किए गए। वहां पर मौजूद महिलाओं ने कहा कि इस दिन का हमें पूरे साल बेसब्री के साथ इंतजार रहता है और हम बड़ी हंसी खुशी के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हमारा पारंपरिक मेला है ये, बल्कि जब से महासुदेव देवी यहाँ पर आए तब से ही ये विश्व के मेले मनाए जाते हैं और ये अपने हर खत के अलग अलग दिन में डिसाइड होता है मेला। जैसे हमारे बावर खत का जो मेला है 12 तारीख को होता है, तो शिवकुड़िया के पास भी 12 तारीख को ही होता है। अच्छा, कई लोग जो नीचे को हैं वो 13। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।